नमस्कार दोस्तों, बुडानिया एस के एबी प्लस टीवी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं अमित बुडानिया एबी परिचर्चा के कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार को एबी परिचर्चा का आयोजन होता है। इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य आईएएस और आरएएस की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के साथ साथ सामान्य लोगों को सामान्य समझ विकसित करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इसमें पढ़ाई हेतु महत्वपूर्ण उपयोगी मुद्दे जो आपके परीक्षा हेतु उपयोगी होते हैं और उनमें क्या सिलेबस का दृष्टिकोण है, क्या आपका विजन अप्रोच होना चाहिए, इन सभी चीज़ों को विकसित करने के लिए संस्था प्रयासरत है। हमारे प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए इन सभी कक्षाओं को शेयर करें और आप जितने भी इच्छुक व्यक्ति या अभ्यर्थी इन लोगों की तैयारी कर रहे हैं उस तक पहुंचाने का प्रयास करें। आपका कोई भी सुझाव हो तो आप कमेंट के माध्यम से या बुडानिया आईएएस के सजेशन बॉक्स के माध्यम से आप लोग हम तक पहुंचा सकते हैं। हम लोग हर सोमवार से शुक्रवार केवल महत्वपूर्ण मुद्दों की चर्चा करते हैं। हम एक प्रक्रिया अपनाते हैं कि वो मुद्दा चर्चा में क्यों था, इसके साथ साथ उस मुद्दे का बैकग्राउंड क्या है, उसके साथ साथ हम उस पर एक एनालिसिस अप्रोच रिपोर्ट आपको डेवलप कर देते हैं, एक संपूर्ण विश्लेषण रिपोर्ट कर देते हैं। इस रिपोर्ट का मूल उद्देश्य ये होता है कि आप लोगों की सामान्य समझ के साथ साथ बोध क्षमता और सोचने का दृष्टिकोण विकसित किया जा सके। तो आज का जो प्रमुख मुद्दा है, जिस मुद्दे पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, जैसा हमने पहले परिचर्चा की थी, कंपनी अधिनियम 2019 का। कंपनी अधिनियम 2019 हाल ही में 21 जुलाई 2019 को पारित किया गया। देश के राष्ट्रपति ने इस कानून को मंजूरी दे दी है, लेकिन इस कानून की मंजूरी के साथ एक धड़ल्ले में विवाद शुरू हो चुका है। एक तरफ देश में मंदी की आहट है, दूसरी तरफ इस तरीके के कठोर कानून ने एक चर्चा का मुद्दा बना दिया है। जब भी किसी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था की हम लोग बात करेंगे तो अर्थव्यवस्था में उस कंपनी का महत्वपूर्ण योगदान होता है। जैसे किसी समाज की पहचान सभ्य लोगों से होती है, ऐसे किसी मजबूत अर्थव्यवस्था की पहचान उसकी मजबूत कंपनियों से होती है। आज वर्तमान दौर में भारत एक प्रगतिशील राष्ट्र है। ऐसे में भारत को मजबूत 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए जरूरी है कि हम लोग इन कंपनियों को बेहतर सुधार के मार्ग से सुनिश्चित करें। भारत सरकार ने कंपनी अधिनियम 2013 इसी दृष्टिकोण में पारित किया था, जिसका मूल उद्देश्य था कि कंपनी अधिनियम 2013 के साथ कंपनियों की शासन प्रणाली, उनके ऊपर नैतिकता, उनकी नियमितता और उनको नियामक करने में हम लोग सक्षम रहें। उन पर एक तरीके का नियंत्रण स्थापित सरकार ने किया था ताकि किसी तरीके का फ्रॉड या गलत कार्य इस देश में ना हो सके और अर्थव्यवस्था को कोई नकारात्मक तरीके से प्रभावित ना किया जा सके। कंपनी अधिनियम 2013 की एक खासियत थी कि विश्व में पहला राष्ट्र भारत बना जिसने सामाजिक दायित्व नियम को लागू किया। एक CSR अधिनियम पारित किया जिसके तहत प्रत्येक कंपनी को अपने सामाजिक दायित्व को निभाने के लिए अपने लाभ का कुछ प्रतिशत हिस्सा खर्च करना पड़ता है। आज हम इन्हीं सभी मुद्दों पर चर्चा करते हैं कि 2013 के कंपनी अधिनियम की क्या व्यवस्था थी, 2019 के कंपनी अधिनियम में क्या परिवर्तन किया गया है और 2019 के कंपनी अधिनियम में जो परिवर्तन किया गया है उस परिवर्तन का हमारे लिए क्या सकारात्मक बिंदु है। एक बैकग्राउंड की रिपोर्ट पर हम लोग चर्चा करते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 को पारित किया गया था जिसके 3 मूल उद्देश्य थे। एक, कॉरपोरेट गवर्नेंस को सुनिश्चित करने के लिए, कॉरपोरेट रेगुलेशन को सुनिश्चित करने के लिए और इसके साथ साथ कंपनियों को सामाजिक दायित्व से जोड़ने के लिए। सामाजिक दायित्व से जोड़ना इसलिए जरूरी हो गया कि इस वर्तमान युग में अर्थव्यवस्था समाजवादी या पूंजीवादी हो सकती है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में संसाधनों का कभी बेहतर प्रयोग नहीं होता, लेकिन जन कल्याण के उद्देश्यों को सुनिश्चित किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ पूंजीवाद के युग में जब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की हम लोग बात करते हैं तो इस अर्थव्यवस्था में सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर जब हम बात करें तो संसाधनों का बेहतर प्रयोग होता है, लेकिन निजी कंपनियां लाभ की प्रतिस्पर्धा को करती हैं, जहां कहीं ना कहीं कल्याण और समाज कल्याण पीछे छूट जाता है। ऐसे में भारत जैसे राष्ट्र ने 1948 की औद्योगिक नीति, 1956 की औद्योगिक नीतियों को अपनाकर समाजवाद का रुख अपनाया था, लेकिन भारत का अनुभव अच्छा नहीं रहा। भारत औद्योगिक विकास, आर्थिक विकास अधिक नहीं कर पाया। परिणाम स्वरूप 1991 में भारत सरकार ने राम मनमोहन मॉडल को अपनाया। इस राम मनमोहन मॉडल को अपनाने के बाद हम लोगों ने वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण की नीति को अपनाया, जिसके तहत पूंजीवाद के सिद्धांत को संपूर्ण विश्व में मान्यता थी और उसी पूंजीवाद को भारत ने अपनाना शुरू किया। इस पूंजीवाद को अपनाने के साथ भारत में निजी क्षेत्र के बढ़ने की संभावनाएं निरंतर बढ़ती गई, संसाधनों का बेहतर प्रयोग होता गया और भारत जैसी मजबूत अर्थव्यवस्था में भी विदेशी कंपनी, घरेलू कंपनियों का विस्तार होना शुरू हो गया। जब निजी कंपनियों की बात करेंगे तो इसके समांतर देश की सरकारी सार्वजनिक उद्योगों की कंपनियों ने भी निरंतर विस्तार किया।
किसी भी सार्वजनिक उद्योग को स्थापित किया जाता है तो उसका मूल उद्देश्य देश की अर्थव्यवस्था में उत्पादन को बढ़ाना और उसके साथ साथ कल्याण को सुनिश्चित करना होता है। परंतु निजी कंपनी का उद्देश्य अपने उत्पादन को बढ़ाकर अपने निजी लाभ को बढ़ाना होता है। ऐसे में वर्तमान अर्थव्यवस्था पूर्णतः निजी क्षेत्र की तरफ बढ़ चुकी है और ऐसे में जरूरी है कि समाज कल्याण का उद्देश्य सरकार सुनिश्चित करने के लिए इन कंपनियों पर भी कुछ बाध्यता दे। अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का मानना है कि कोई भी कंपनी जितना भी पैसा या लाभ कमाती है वो कहीं ना कहीं समाज के साथ रहकर कमाती है। ऐसे में एक सभ्य समाज की पहचान होती है कि समाज की कीमत पर किसी कंपनी को विकास नहीं करना चाहिए। प्रत्येक कंपनी का दायित्व है कि उसे समाज के साथ विकास करना चाहिए। हालांकि कुछ अर्थशास्त्री और उद्योगपतियों का मानना है कि कंपनी का सामाजिक दायित्व इतना ही होता है कि वह किसी भी बेहतर उत्पादन को गुणवत्तापूर्ण तरीके से करे, उस उत्पाद का कोई नकारात्मक प्रभाव ना हो, इसके परे किसी कंपनी का सामाजिक दायित्व नहीं होता। एक बड़ी बहस है जो संपूर्ण विश्व में चल रही है। हालांकि पूंजीवादी राष्ट्रों के जितने भी बड़े पूंजीपति हैं वो अपनी संपत्तियों को दान कर रहे हैं और वो संपत्तियों को दान करने के संदर्भ में ये साबित कर रहे हैं कि समाज कल्याण करना भी निजी क्षेत्र की ही जिम्मेदारी है, क्योंकि वर्तमान युग में सरकार का योगदान बहुत कम हो चुका है। एक डेमोक्रेटिक नेशन में एक इकोनॉमिस्ट जब हम लोग देखें तरीके से देखें तो पूंजीवाद की भूमिका बढ़ रही है। इन सभी नियमों को देखें तो भारत सरकार विश्व में पहला राष्ट्र बना। हालांकि ये बाध्यकारी नियम है जिसकी आलोचना कुछ हद तक की गई, लेकिन आज यूरोपियन कंट्रीज इस नियम को बाध्यकारी बनाने की पहल कर रही हैं, लेकिन ये पहल भारत की पहल पर की गई। भारत सरकार ने कंपनी अधिनियम 2013 पारित किया। उस अधिनियम के तहत प्रत्येक कंपनी को बाध्य किया कि कुछ शर्तों के अनुकूल यदि कंपनी दायरे में आती है तो उस कंपनी को अपने लाभ का 2% सामाजिक दायित्व जिम्मेदारी के तहत खर्च करना होगा। कुछ क्षेत्र निर्धारण किए गए, 3 शर्तें रखी गई कि CSR अधिनियम 2013 के तहत वही कंपनी अपने शुद्ध लाभ का 2% खर्च करेगी जो निम्न में से किसी 3 शर्तों को पूरा करती है। पहली शर्त रखी गई कि किसी कंपनी का शुद्ध लाभ 5 करोड़ हो। दूसरी कंडीशन रखी गई कि किसी भी जो कंपनी है उस कंपनी के लिए टर्नओवर 1000 करोड़ का हो या किसी कंपनी की शुद्ध संपत्ति 500 करोड़ हो। इन तीनों में से किसी भी एक शर्त को पूरा करने वाले को यह बाध्यकारी था कि वह अपने कुल लाभ का 2% खर्च करेगा। हालांकि यह लाभ 3 वर्षों के औसत में लिया जाता था। उस पर किसी तरीके की नियामक रूप से दंडनीय अपराध जैसा प्रावधान इस राष्ट्र के अंदर 2013 के अधिनियम के तहत नहीं था। हमारा पहला अनुभव था, इसलिए भारत सरकार इसे बड़ी कठोरता से पेश नहीं करना चाहती थी। इसके साथ साथ उस कंपनी को जो CSR के दायरे में आती है उसे एक CSR समिति का गठन करना होगा और CSR समिति का गठन कर कर उसे ये सुनिश्चित करना होगा कि वो जो राशि 2% लाभ की है वो सरकार को कर के तौर पर जमा नहीं करवानी है। उस राशि को खर्च करने की जिम्मेदारी उस कंपनी की स्वयं की होगी। वह CSR समिति प्रत्येक वर्ष CSR पे खर्च किए जाने वाले राशि का ब्यौरा सरकार को सौंपेगी और अपने कर में छूट को प्राप्त करेगी। इसके साथ साथ जो राशि खर्च की जाती थी वो कर से मुक्त होती थी। CSR के तहत कुछ निर्धारित क्षेत्रों में ही निवेश किया जा सकता था जो सामाजिक मुद्दों से जुड़े हुए थे, खासकर देश की गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण के साथ साथ महिला और वर्ग विकास के साथ जुड़े हुए थे। केवल इन्हीं के साथ साथ प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में भी हम लोग उस राशि को जमा करवा सकते थे। एक पुराना अनुभव जो इस देश ने देखा कि 2013 के बाद जब हमने CSR को लागू किया तो कुछ कंपनियों ने इसे बढ़ चढ़कर स्वीकार किया। जो कंपनियां सिग्निफिकेंट कंपनीज हम लोग कह सकते हैं, जिन्होंने इस आर्थिक बाजार में अपना वर्चस्व कायम किया, उन्होंने इस CSR को बेहतरीन तरीके से लागू किया और उम्मीद से बढ़कर निवेश किया। क्योंकि कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है कि CSR एक तरीके का खर्चा नहीं है, ये एक तरीके का किया गया निवेश है जिसका लाभ भविष्य में उस कंपनी को बेहतर गुडविल बनने के साथ साथ बाजार में पूंजीपतियों के प्रति छवि सुधरती है। उदाहरण के तौर पर रिलायंस परिवार की छवि जियो उतारने से पहले अलग थी और जियो सेवा देने के बाद इस राष्ट्र में रिलायंस परिवार की छवि में एक सकारात्मक परिवर्तन आया है। ऐसे में अर्थशास्त्रियों का मानना है कि CSR के द्वारा किया गया खर्चा एक निवेश के तौर पर है जिसका फायदा उस कंपनी की गुडविल को बढ़ने में, उस कंपनी की छवि सकारात्मक होने में, उसी कंपनी को पुनर्लाभ के तौर पर मिलना शुरू हो जाता है। भारत सरकार ने एक तरफ दूसरा रूप भी देखा। कुछ लोग इसे बाध्यकारी बनाने के बाद इसका विरोध करने लगे। उनका मानना था कि सरकार अपनी जिम्मेदारी को हमारे ऊपर थोप रही है और इस जिम्मेदारी को थोप कर वो सरकार एक अतिरिक्त कर की व्यवस्था स्थापित कर रही है।
देश में पहले ही कर व्यवस्था को लेकर अनेक आलोचनाएं हैं, क्योंकि देश की कर व्यवस्था में अस्थिरता, निरंतर परिवर्तन होना और उसके साथ साथ जटिल प्रक्रिया होना एक विवाद का विषय है, जो किसी भी नए निवेशक के लिए चुनौती है, जो हमारे देश में विदेशी निवेश को भी प्रभावित करता है। अर्थशास्त्रियों का मानना है जीएसटी में किया गया निरंतर परिवर्तन शायद इस वर्तमान मंदी का कारण है, जिसमें अधिक निवेश की संभावनाएं लोगों ने कम कर दी है। हालांकि सरकार मोदी 2.02 की बात करेंगे तो वह अग्रसर है कि जीएसटी की नीति को सरल बनाया जाए, और वर्तमान वित्त मंत्री इन नीतियों को सकारात्मक रूप से सरल बनाने के दृष्टिकोण में कार्य कर रहे हैं। इसी कंपनी अधिनियम 2019 को पारित कर सरकार फिर विवादों में आ चुकी है। एक तरफ मंदी का दौर है, दूसरी तरफ इस नियम में कुछ कठोर परिवर्तन किए गए हैं। पहले एक नजर डालते हैं कि किन प्रमुख मुद्दों पर हाल ही में इस 2019 के अधिनियम में परिवर्तन किया गया है। सीएसआर 2019 के अधिनियम की बात करेंगे तो कंपनी अधिनियम 2019 में एक कठोर परिवर्तन तो सीएसआर में किया गया है, जिसके अनुसार एक तय सीमा में सरकार को कंपनी को अपनी सीएसआर की राशि को खर्च करना है, और यदि वो इस राशि को खर्च नहीं करती है तो फिर उस तय सीमा के बाद वो राशि ऑटोमेटिकली एक विशेष खाते में जमा हो जाएगी, जिस पर नियंत्रण प्रत्यक्ष तौर पर सरकार का हो जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है ये रवैया तानाशाही के दृष्टिकोण में है। वो तय सीमा 3 साल की है, 1 साल आपको वित्तीय आधार पर मिलता है, 2 साल एक्स्ट्रा बढ़ाए गए हैं। यदि आप 3 साल में उस सीएसआर की राशि को खर्च नहीं करते हैं तो उस राशि को हम लोग एक विशेष खाते में ऑटोमेटिक सरकार जमा कर देगी। उसके बाद उस कंपनी का नियंत्रण उस सीएसआर राशि पर नहीं रहेगा। मैंने पहले ही कहा कि सीएसआर को बाध्य करने वाला विश्व का पहला राष्ट्र भारत ही है। दूसरी तरफ भारत सरकार ने सीएसआर की पालना नहीं करने पर पहली बार कठोर प्रावधान रखे हैं सजा के, और उन प्रावधानों में जेल तक का प्रावधान शामिल है, जो किसी भी सभ्य समाज और अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक साबित नहीं हो सकता है, क्योंकि आप किसी से दान और पुण्य की मांग डंडे के दम पे या कानून के डर के माध्यम से नहीं करवा सकते हैं। यही कारण है कि कानून फिर विवाद का विषय बन गया है। हालांकि इसकी प्रासंगिकता को देखते हुए आज भी एक धड़ल्ला ऐसा है जो इसका समर्थन करता है, लेकिन वहीं दूसरे तरफ देखें तो उद्योगपतियों में बेहद नाराजगी है इस तरीके के कानून को बनाकर। दूसरा बड़ा परिवर्तन कंपनी अधिनियम 2019 में ये किया गया है कि उन्होंने एनसीएलटी, एक राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण है जो कंपनियों के विवादों से निपटारा करता है। इस राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण का निर्माण एक अर्धन्यायिक संस्था है। इसका निर्माण कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 18 के तहत किया गया था, जो कंपनियों के विवादों का निपटारा करेगा। उसके कार्यभार को कम किया गया है 2019 के अधिनियम में। उस कार्यभार को कम करने के दृष्टिकोण में सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। पहला महत्वपूर्ण कदम यह है कि 25 लाख तक के किसी भी विवाद का निपटारा क्षेत्रीय अधिकारी कर सकेगा, उसमें किसी केंद्रीय अधिकारी की आवश्यकता नहीं होगी। इसके साथ साथ कुछ एनसीएलटी की शक्तियां केंद्र सरकार ने अपने अधीन कर ली है। उसको अपने अधीन करने का मूल कारण ये था कि सरकार चाहती है कि एनसीएलटी केवल विवाद के मुद्दों से निपटारा करे। कंपनियों का बदलना, प्राइवेट से पब्लिक में तब्दील होना, अब ये सब एनसीएलटी की जगह केंद्र सरकार निर्धारण करेगी। वहीं दूसरी तरफ कंपनियों को एक छूट दी गई है कि वह स्वयं अपने वित्तीय वर्ष का निर्धारण कर सकते हैं। सरकार आपको बेहतर व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिए ऐसा कर रही है। तब प्रत्येक कंपनी अपने फाइनेंशियल ईयर को अपनी इच्छा से निर्धारण कर सकती है। कंपनी अधिनियम 2013 की बात करेंगे तो इस कंपनी अधिनियम 2013 में एक विशेष व्यवस्था विकसित की गई। उस व्यवस्था के अनुसार एक गाइडलाइन दी गई है कुछ कंपनियों को कि 2013 का कानून जो था वो विशेष तौर पर निर्देशन देता था कि कंपनियों को किस तरीके से कार्य करना चाहिए। ये कुछ खास परिवर्तन हैं जो 2019 के अधिनियम में किए गए हैं। अब इन परिवर्तनों को लेकर विवाद क्यों है, जो आर्थिक गलियारा है वो 2 गुटों में क्यों बटा है, हम उन मुद्दों पर एक एनालिसिस रिपोर्ट तैयार करते हैं। जब हम लोग वर्तमान दृष्टिकोण में देखें तो एक बड़ा संशोधन ये भी किया गया है कि 2019 के अधिनियम से पहले यदि कोई सीए गलत कार्य करने में, ऑडिटिंग करने में पाया जाता था तो उसे सीए की जो अधिनियम की डिसिप्लिनरी कमेटी होती थी, यानी जो उनकी स्वयं की अनुशासन समिति होती थी, वही केवल सीए को सजा दे सकती थी। लेकिन कंपनी अधिनियम 2013 केंद्र सरकार को यह छूट देता है कि वह किसी सीए को सजा दे सकता है जिसने गलत मानक तय किए हों, जिसने गलत ऑडिटिंग की हो, जो कहीं ना कहीं एक सकारात्मक दृष्टिकोण में है। दूसरी तरफ सरकार ने इन सीओ पर कार्रवाई करने के लिए या ऑडिटर्स पर कार्रवाई करने के लिए नेशनल फाइनेंस रिपोर्टिंग अथॉरिटी नामक एक संस्था का गठन किया है। ये एनएफआरए संस्था होगी जो इन सारी चीज़ों को देखेगी।
हालांकि जो प्रोविजन रखा गया है कि सीएसआर की पालना नहीं की जाएगी तो किसी भी व्यक्ति को अर्थात उस कंपनी को 50,000 से लेकर 25 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसको किसी भी दृष्टिकोण में स्वीकार नहीं किया जा रहा है, क्योंकि दान पुण्य भारत की संस्कृति में केवल विवेक से निर्भर कर सकता है, डंडे के दम पर हम लोग नहीं करवा सकते हैं। और यदि करवाते हैं तो एक तरीके का कर है, एक तरीके का दान नहीं कहा जा सकता, सामाजिक दायित्व नहीं कहा जा सकता। ऐसे में सरकार के द्वारा 50,000 से 25 लाख तक का जुर्माना, इसके साथ साथ 6 महीने से 3 साल तक की सजा का प्रावधान किसी भी हित में नहीं है। और ये आगे चलकर हमारे सीएसआर की नीति के साथ साथ कंपनियों के निवेश के साथ साथ विदेशी निवेश को भी प्रभावित करने में अहम योगदान देगा और ये नकारात्मक रूप से अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा। पूरा उद्योग जगत इसी चीज को लेकर विवाद का विषय बना चुका है। अब हम लोग सीएसआर कंसर्न की बात करें तो सीएसआर एक तरीके का सामाजिक दायित्व है जो प्रत्येक कंपनी को निभाना चाहिए, क्योंकि केवल लाभ कमाकर अपना विकास करना किसी भी कंपनी का निगम्य दायित्व नहीं हो सकता है, वो केवल उनका एक आर्थिक दायित्व हो सकता है जो उन्होंने निभाया है। ऐसे में भारत जैसे राष्ट्र के लिए जरूरी है कि वो इस तरीके की व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करें। वहीं दूसरी तरफ एक और महत्वपूर्ण व्यवस्था यह है कि भारत जैसे राष्ट्र को सीएसआर की आवश्यकता क्यों पड़ी है। भारत का मानना है कि पूंजीवाद के बढ़ने से सीएसआर जैसे नियमों को लागू किया गया है कि निजी क्षेत्र का विस्तार हो रहा है और निजी क्षेत्र समाज कल्याण में सहयोग नहीं देगा तो गलत होगा। वहीं दूसरी तरफ आलोचकों का मानना है कि सरकार में व्यापक भ्रष्टाचार है, निरंतर कुछ मुद्दे उठते हैं और सरकार अपनी जिम्मेदारी को निजी क्षेत्र पर थोप रही है, ये गलत है। हालांकि जब हम निष्कर्ष की तरफ बढ़े तो भारत सरकार के लिए जरूरी है कि इसे बाध्यकारी नियम ना बनाकर, इसे बाध्यकारी नियम बनाते भी हैं तो भारत सरकार को इस पर कोई कठोर कानून का प्रावधान नहीं रखना चाहिए। और दूसरा, लोगों की मांग है इसे क्रिमिनल ऑफेंस ना मानकर सिविल ऑफेंस माना जाए, क्योंकि तकनीकी कारणों से, वित्तीय भार की वजह से, इसके साथ साथ कंपनी के बोझ की वजह से भी ऐसा हो सकता है कि कंपनी को सीएसआर भरने में देरी हुई हो। सीएसआर एक तरीके का कर नहीं है, ये वादा सरकार ने स्वयं किया था। ऐसे में सजा का प्रावधान रखकर सरकार इसे कर बनाने की कोशिश कर रही है। डर के वजह से यदि किसी संस्था ने सीएसआर को लागू भी किया तो वह वास्तविक कल्याण के उद्देश्य को सुनिश्चित नहीं करेगा, वह केवल फॉर्मेलिटी के उद्देश्यों को सुनिश्चित करेगा। 2013 के बाद 2019 तक इस सीएसआर का अनुभव कुछ हद तक हमारे लिए अच्छा रहा और कुछ हद तक चुनौती रहा। जो अनुभव अच्छा रहा, हम उन मुद्दों पर चर्चा करते हैं। 2013 के बाद सीएसआर को लागू करने के बाद हर साल भारत सरकार के अंदर लगभग 12,000 करोड़ रुपए की राशि इस सीएसआर के माध्यम से खर्च होती है, जो भारत सरकार के लिए एक सकारात्मक हित है। इसके साथ साथ सीएसआर जितने भी कंपनियों ने भरा है, खास कर ऐसी कंपनियों ने शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी पिछड़ेपन के क्षेत्रों को अधिक आगे विकसित करने में योगदान दिया है, जो भारत के बेहतर भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि विश्व में भारत में मानव संसाधन बहुत अधिक है, लेकिन उस मानव पूंजी को तब्दील करना होगा, तो उस मानव पूंजी को निर्मित करने के लिए एक बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य की आवश्यकता है। तो एक रिपोर्ट कहती है कि सीएसआर प्रति वर्ष हमारे यहाँ 12,000 करोड़ की राशि खर्च की जाती है, जो एक सकारात्मक चिन्ह है। इसके साथ साथ शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में इसे अधिक निवेश किया जाता है। खास कर महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान और गुजरात जैसे राज्यों में ये सीएसआर की राशि बहुत अधिक बड़ी है। इन राज्यों में अधिक निवेश किया गया है। अगर हम लोग इन कंपनियों की बात करें, 2% कंपनियां ऐसी हैं जो व्यापक स्तर पर इसका निवेश कर रही हैं। आंकड़ा कहता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स का कि कुछ प्रमुख चुनौतियां भी हैं। उन चुनौतियों की बात करें तो लगभग 5,097 कंपनियां सीएसआर के दायरे में हर साल अपने आप को पेश करती हैं और उनमें से केवल 3118 कंपनियों ने ही केवल सीएसआर के तौर को या सीएसआर को निवेश के तौर पर खर्च किया है। कुछ कंपनियां दायरे में आने के बावजूद इसके निवेश नहीं कर रहे हैं और सजा का प्रावधान सरकार का मानना है उन कंपनियों में डर पैदा करेगा जो सीएसआर के दायरे में आती हैं। वहीं दूसरी तरफ सरकार का मानना है कि इस सीएसआर की राशि का वास्तविक प्रयोग सकारात्मक उद्देश्य से नहीं हो रहा है, क्योंकि सीएसआर का नियम कहता है कि 2% राशि का प्रयोग सीएसआर समिति जो उस कंपनी की है वह स्वयं करेगी, उसे खुद खर्च करना होगा और उस खर्च की रिपोर्ट सरकार को देनी होगी। लेकिन जब से सीएसआर अधिनियम में प्रधानमंत्री राहत कोष को शामिल किया गया है, सीएसआर की कुल राशि का 74%, यह आंकड़ा सकारात्मक हित में नहीं है कि सीएसआर राशि का 74% हिस्सा
कंपनियां अब केवल प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में डाल रही हैं, वो व्यवहारिक तौर पर सामाजिक विकास में इसका खर्च नहीं कर रही हैं। अर्थात वो एक इसे कर का बोझ समझते हुए केवल सरकार को राशि दे रहे हैं, उनको सामाजिक निवेश पर खर्च नहीं किया जा रहा है, जो हमारे हित में नहीं है। इसके साथ साथ जो प्रमुख चुनौती है कि बहुत सी कंपनियों ने बहुत से गैर सरकारी संगठनों के साथ में और सामाजिक संगठनों के साथ में अपना गठजोड़ स्थापित कर लिया है और वो इस CSR की राशि के माध्यम से एक व्यापक भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही हैं। कंपनियां जो CSR के दायरे में आ रही हैं वो इन NGO के साथ माध्यम से गठजोड़ करती हैं। यदि 5 करोड़ की राशि CSR के दायरे में आती है तो 5 करोड़ की राशि उस NGO पर भेज दी जाती है, जो पूर्णतः कर मुक्त होती है, और वह NGO उसी राशि को वापस रिवर्ट कर देता है, कुछ राशि अपने पास रखकर। ऐसे में एक व्यापक भ्रष्टाचार भी बढ़ रहा है। इसलिए सरकार की आवश्यकता है कि इन तरीके की चीज़ों को हमें बदलने की जरूरत है। इस सारी रिपोर्ट का निष्कर्ष यही है कि CSR देश में होना जरूरी है, क्योंकि यदि जरूरी नहीं होता तो पश्चिमी राष्ट्र जैसी अर्थव्यवस्थाएं भी इसे लागू नहीं करती। वहीं दूसरी तरफ भारत में सामाजिक और आर्थिक असमानता बहुत बढ़ रही है। चुनिंदा परिवारों के पास देश की लगभग 60% अर्थव्यवस्था का नियंत्रण है और बाकी देश में भूखमरी और गरीबी जैसा संकट बढ़ रहा है। गरीबी किसी भी राष्ट्र के लिए चुनौती हो सकती है, लेकिन भूखमरी किसी भारत जैसे राष्ट्र में बरकरार रहे, जो कृषि प्रधान समाज हो, जो एक मजबूत अर्थव्यवस्था हो, जो विश्व की टॉप 10 इकोनॉमीज में आता हो, तो ये भारत के लिए सकारात्मक हित नहीं है, क्योंकि गरीबी बहुआयामी होती है, लेकिन भूखमरी एक सरकार की विफलता है। ऐसे में सरकार को जरूरी है कि भूखमरी जैसे मुद्दों से हम लोग निपटारा करें। ऐसे में सरकार संसाधनों के अभाव में, पैसों के अभाव में ऐसा नहीं कर पा रही है, तो CSR एक बेहतर निर्णय हो सकता है। क्योंकि यदि कंपनियां बेहतर भारत का निर्माण करती हैं तो बेहतर भारत के निर्माण से अधिक मानव पूंजी उन कंपनियों को ही मिलनी है और उन्हीं कंपनियों का विस्तार होना है। वैसे भी विश्व में सेवा के क्षेत्र में भारत अपनी उपयोगिता को साबित कर चुका है कि भारत का मानव पूंजी बहुत शक्तिशाली है। हालांकि हम लोग केवल सीमित मानव पूंजी का ही प्रयोग करते हैं। यदि संपूर्ण मानव पूंजी का प्रयोग किया जाए, 2/3 आबादी युवा है और इन युवाओं का बेहतर प्रयोग किया जाए, तो हम एक बेहतर भारत का निर्माण करने के साथ साथ विश्व निर्माण में एक बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। तो CSR के द्वारा सामाजिक कल्याण के दृष्टिकोण में इस मानव संसाधन को मानव पूंजी में बदलने में यदि योगदान लिया जाए, तो ये केवल कंपनियों का ही भविष्य नहीं सुधारेगा, ये भारत के साथ साथ विश्व की अर्थव्यवस्था का भविष्य सुधारेगा। भारत सरकार को जरूरत है कि CSR जैसे मुद्दे पर अपना दृष्टिकोण कठोर ना करते हुए नरम रवैया अपनाएं, क्योंकि वैसे ही देश में मंदी की आहट शुरू हो चुकी है और इस मंदी के दौर में इस तरीके का कठोर कानून सदैव निवेशक में अराजकता विकसित करता है, निवेशक के मनोबल को कमजोर करता है। भारत सरकार को आवश्यकता है कि वह CSR जैसे प्रावधानों को बढ़ाने के लिए CSR देने वाली कंपनियों को विशेष तौर पर कर में छूट दे, ताकि ऐसी कंपनियों का प्रोत्साहन बढ़े। इसके साथ साथ सरकार इसे क्रिमिनल ऑफेंस ना मानकर एक सिविल ऑफेंस माने, ताकि वो अपने नियामक रख सके, लेकिन कठोरता से नियामक रखने की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ साथ कंपनियों को CSR निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, न कि उन पर किसी तरीके की बाध्यता को विकसित किया जाना चाहिए। सरकार ने जो समय सीमा निर्धारित की है, उसके अतिरिक्त कुछ समय सीमाओं का निर्धारण किया जाना चाहिए। यदि कोई कंपनी उस समय सीमा में भी नहीं निवेश कर सकती है, तो सरकार को सजा के प्रावधान को रखने की जगह CSR राशि को अधिक खर्च करने की पेनल्टी लगाने जैसा प्रावधान अपनाना चाहिए, जिससे प्रत्येक कंपनी इस CSR को लागू करने को बाध्य होगी। वहीं दूसरी तरफ सरकार को आवश्यक है कि कुछ सकारात्मक परिवर्तन करे। जैसे वर्तमान कानून है कि जो CSR समिति गठन की जाती है, उसका जो मानवीय और वित्तीय बोझ पड़ता है वो उस कंपनी पर ही पड़ता है। ऐसे में सरकार को जरूरत है कि उस मानवीय और वित्तीय बोझ को जो CSR समिति का है वो CSR राशि में शामिल किया जाए, ताकि प्रत्येक कंपनी एक बेहतर मानव संसाधन लगाकर उस CSR राशि को खर्च करने की कोशिश करे। 2% कंपनियां ऐसी हैं जो निरंतर CSR में नवाचार ला रही हैं, देश में स्कूलों का निर्माण कर रही हैं, देश में हॉस्पिटलों का सहयोग दे रही हैं। इनका मूल उद्देश्य था कि वो अपनी छवि को सुधार रहे हैं, परंतु ऐसी कंपनियां केवल 2% हैं। और यदि सरकार CSR समिति के खर्चे को CSR राशि में शामिल कर लेती है, तो इससे प्रत्येक कंपनी में एक प्रोत्साहन होगा कि उसके समिति का जो खर्च है अब वो खर्च के तौर जगह निवेश की तरह तब्दील होना शुरू होगा। सरकार को प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए, CSR जैसे मुद्दों पर माइंडसेट करने के लिए पुरस्कार जैसे प्रावधानों को रखना चाहिए। सरकार को ऐसी कंपनियों को निरंतर पुरस्कृत करना चाहिए जो CSR जैसी राशि पर अधिक खर्च कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा प्रोत्साहन
प्रत्येक कंपनी के गुडविल को बढ़ाता है। वर्तमान आधुनिक युग में कीमत की वजह से प्रतिस्पर्धा नहीं की जा सकती है, केवल आप अपनी गुणवत्ता और गुडविल के मुद्दे पर ही प्रतिस्पर्धा कर सकते हो। ऐसे में प्रत्येक कंपनी चाहती है कि उसकी गुडविल बढ़े। यदि सरकार बेहतर CSR खर्च करने वालों का अंतर्राष्ट्रीय जगत पर, राष्ट्रीय जगत पर पहचान दिलाती है, तो इसमें सरकार की छवि सुधरने के साथ साथ उद्योगों की रुचि CSR में निवेश करने में बढ़ेगी। निष्कर्ष के तौर पर इस टोटल रिपोर्ट का एक ही निष्कर्ष है कि सरकार को CSR तो रखना पड़ेगा, क्योंकि CSR की उपयोगिता बहुत है। हालांकि कुछ विरोधियों का मानना है कि सरकार केवल इस भीड़ को, 125 करोड़ की जनसंख्या को, ये दिखाना चाहती है कि हम आपके लिए काम करवाना चाहते हैं, और वह CSR जैसी चीज़ों को उन सीमित कंपनियों को, जिनकी संख्या बहुत कम है, उन पर बाध्य कर रही है। लेकिन सरकार अपने भविष्य को ही खराब कर रही है। ऐसे में सरकार को इन पहलुओं को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। सरकार को CSR की उपयोगिता को, प्रासंगिकता को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि सरकार इस तरीके के निर्णयों को सकारात्मक दृष्टिकोण से विकसित करे, कठोर कानून को नरम रवैया अपनाए, CSR को प्रोत्साहन राशि के तौर पर आगे बढ़ाए, न कि एक बाध्यकारी कर के तौर पर। तो आज की रिपोर्ट में हमने देखा कि क्या CSR है, कंपनी अधिनियम में क्या परिवर्तन किया गया, और इस कंपनी अधिनियम में परिवर्तन कर भारत जैसी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।